वित्तीय फाइनेंस का इस ट्यूटोरियल वीडियो के अगले पार्ट में और इस वीडियो के इस भाग में हम समझेंगे वित्तीय योजनाकार। वित्तीय योजनाकार क्या होता है, कैसे होता है, चीज़ों को समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बन रहे हैं, वीडियो को ध्यान से देखें और सारी चीज़ों को समझें। अपने ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं उसको समझें, फिर अब अपने पर्सनल फाइनेंस पे, अपने वित्तीय फाइनेंस पे निर्णय लें। दोस्तों ये वीडियो आपको वित्तीय फाइनेंस में, पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग में बहुत सहायता करने वाली है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ाए। थैंक यू दोस्तों। अब हम समझते हैं वित्तीय योजनाकार। वित्तीय योजनाकार या व्यक्तिगत वित्तीय योजनाकार एक पेशेवर होता है जो लोगों को उचित योजना के माध्यम से विभिन्न व्यक्तिगत वित्तीय मुद्दों से निपटने में मदद करता है, जिसमें शामिल है नकदी प्रवाह प्रबंधन, शिक्षा योजना, सेवानिवृत्ति योजना, निवेश जोखिम, जोखिम प्रबंधन और बीमा योजना, कर योजना, संपत्ति योजना और व्यवसाय उत्तराधिकार योजना व्यवसाय मालिकों के लिए। पेशेवर द्वारा किए जाने वाले कार्य को आमतौर पर व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन के रूप में जाना जाता है। नियोजन कार्य को पूरा करने में यह वित्तीय योजना बनाने के लिए वित्तीय नियोजन प्रक्रिया द्वारा निर्देशित होता है। ग्राहक के विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ग्राहक की विशिष्ट स्थिति के अनुरूप एक विस्तृत रणनीति। वित्तीय योजनाकार जो करता है उसका मुख्य परिभाषित पहलू यह है कि वह सभी प्रश्नों, सूचनाओं और सलाह पर विचार करता है, क्योंकि यह ग्राहक की संपूर्ण स्थिति को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होता है। 1.7.1 नंबर भाग में इस आर्टिकल के दोस्तों हम पढ़ते हैं कारण के लिए नियुक्तियां। वित्तीय योजनाकार लोग निम्नलिखित कार्य करने की जटिलता के कारण वित्तीय योजनाकार की सहायता लेते हैं। पहला, अपने वित्तीय निर्णय में दिशा और अर्थ खोजना। दूसरा, यह समझना कि प्रत्येक वित्तीय निर्णय वित्त के अन्य क्षेत्रों को किस प्रकार प्रभावित करता है तथा आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करने के लिए जीवन में होने वाले बदलावों को अपनाना। एक व्यक्तिगत ग्राहक या परिवार के नजरिए से एक व्यापक वित्तीय योजनाकार के साथ काम करने के सर्वोत्तम परिणाम है इस बात की अधिकतम संभावना बनाना कि सभी वित्तीय लक्ष्य, ऐसा कोई भी चीज जिसके लिए धन और योजना दोनों की आवश्यकता है, लक्ष्य तिथि तक पूरा हो जाए तथा एक ऐसी समझदार योजना बनाना जिसे बार बार अद्यतन किया जाए और जो किसी भी बड़ी अप्रत्याशित वित्तीय घटना को समायोजित करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्रिय हो, जो योजना को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है और रास्ते में बुद्धिमान वित्तीय विकल्प बनाने के लिए, चाहे खरीदें या पट्टे पर लें, चाहे पुनर्वित्त करें या भुगतान करें आदि। एक व्यापक वित्तीय योजनाकार के साथ काम करने से पहले एक ग्राहक को यह स्थापित करना चाहिए कि योजनाकार सक्षम और भरोसेमंद है और अपने स्वयं के लाभ के लिए ग्राहक को वित्तीय उत्पाद बेचने में प्राथमिक रूप से रुचि रखने के बजाय ग्राहक के हितों में कार्य करेगा। जैसे जैसे संबंध विकसित होते हैं, एक व्यापक वित्तीय योजनाकार के साथ काम करने में एक व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन क्लाइंट का उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह समझना होता है कि उनके लिए बनाई गई वित्तीय योजना को लागू करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। इसलिए कई मायनों में एक वित्तीय योजनाकार की चरण दर चरण लिखित कार्यान्वयन योजना की कार्य मद है, जो योजना पूरी होने के बाद बनाई जाती है, कई ग्राहकों के लिए योजना से भी अधिक मूल्यवान होती है। व्यापक लिखित आजीवन वित्तीय योजना एक तकनीकी दस्तावेज है जिसका उपयोग वित्तीय योजनाकार द्वारा किया जाता है। 1.7.2 के अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ते हैं कार्य का वित्तीय योजनाकार।
एक वित्तीय योजनाकार वित्त के नियोजन पहलुओं में विशेषज्ञता रखता है, विशेष रूप से व्यक्तिगत वित्त में, जबकि इसके विपरीत एक स्टॉक ब्रोकर आमतौर पर निवेश से संबंधित होता है या एक जीवन बीमा मध्यस्थ जोखिम उत्पादों पर सलाह देता है। वित्तीय नियोजन आमतौर पर एक बहुचरणीय प्रक्रिया है और इसमें एकीकृत समाधान तैयार करने के लिए सभी प्रासंगिक कोणों से ग्राहक की स्थिति पर विचार करना शामिल है। 6 चरणीय वित्तीय नियोजन प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO द्वारा अपनाया गया है। वित्तीय योजनाकारों को कुछ देशों में वित्तीय सलाहकार के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये दोनों शब्द तकनीकी रूप से समानार्थी नहीं हैं और उनकी भूमिकाओं में कुछ कार्यात्मक अंतर है। हालांकि वित्तीय योजनाकार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल मुख्य रूप से उन लोगों के लिए किया जाता है जो किसी ग्राहक की पूरी वित्तीय तस्वीर पर विचार करते हैं और फिर एक व्यापक समाधान प्रदान करते हैं। अन्य प्रकार के वित्तीय योजनाकारों से अलग करने के लिए कुछ योजनाकारों को व्यापक या समग्र वित्तीय योजनाकार कहा जा सकता है। अन्य वित्तीय योजनाकार एक या एक से अधिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे बीमा योजना, जोखिम प्रबंधन या सेवानिवृत्ति योजना। वित्तीय नियोजन एक बढ़ता हुआ उद्योग है जिसमें 2014 तक औसत से अधिक तेजी से नौकरी बढ़ने का अनुमान है। वित्तीय नियोजन जटिल नहीं होना चाहिए, लेकिन न ही यह मासिक बजट योजना है। हालांकि मासिक बजट बड़ी तस्वीर का एक घटक है। यह सोचना शुरू करें कि आप कैसे बचत कर सकते हैं। एक निवेशक को यह बात याद रखनी चाहिए, यह मायने नहीं रखता कि आप कितने कमाते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितना सुरक्षित रखते हैं। फिर आप उस धन की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। खुद को एक धन बनाने वाली मशीन के रूप में सोचें। इसलिए बीमा, चिकित्सा, जीवन और समान बीमा महत्वपूर्ण है। धन बनाने की अपनी क्षमता की रक्षा के लिए निवेश के माध्यम से धन बनाने के बारे में सोचना और समझना शुरू करें, चाहे वह रियल एस्टेट हो, म्यूचुअल फंड हो या शेयर। वित्तीय नियोजन की कौन सी कुंजी एक नए व्यक्ति को पता होनी चाहिए। अपने मेहनत की कमाई को बर्बाद न करें। यह न सोचें कि आप जुआ है, इसलिए आपके पास अपना रिटायरमेंट और अपने सपनों के घर के लिए बचत करने के लिए बहुत समय है। पैसा इस तरह से काम नहीं करता। इसके अपने नियम हैं और अगर आप उनका पालन नहीं करते हैं तो आपको इसकी दोगुनी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छी वित्तीय योजना बनाने की कुछ कुंजी क्या है, पहले समझते हैं। दोस्तों, 1 नंबर पर पहले स्वयं को भुगतान करें। इसका मूल रूप से मतलब है कि जब आपको अपना वेतन मिले तो तुरंत अपने लिए कुछ पैसे अलग रखें। इससे भी बेहतर है कि इसे ऐसे खाते में डाल दें जहां से निकालना मुश्किल हो। लगभग हमेशा आपके पास तब भी दूसरे बिलों का भुगतान करने के लिए पैसे होंगे जब आप पहले खुद को भुगतान करेंगे। यह पैसा बारिश के दिनों, आपातकालीन नकदी और निवेश के अवसरों के लिए है जो कभी कभी सामने आ सकते हैं। जीवन यापन व्यय। फिर आप अपने सभी जीवन यापन व्यय बिलों का भुगतान करना शुरू कर सकते हैं। भुगतान करने के लिए सेल फोन, किराया, छात्र ऋण, कार ऋण, उपयोगिता बिल आदि है। बेशक किराने का भी बिल का भुगतान करना होता है। तीसरा, मैं इन जीवन यापन व्ययों से अवकाश को बाहर रखना पसंद करता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये प्राथमिकताएं हैं। अगर इनका ध्यान नहीं रखा जाता है तो इससे ऋण संचय हो सकता है, विशेष रूप से ऋण की किस्तों का भुगतान करना जहां एक के बाद एक महीने बढ़ सकता है। चौथा, भविष्य के लिए बचत करें। भविष्य के लिए बचत के अंतर्गत अपने परिवार के लिए अपनी मनचाही जीवन शैली को शामिल करें। इसका मतलब है कि आप अपने भविष्य के लिए क्या चाहते हैं, इस पर ध्यान देना। क्या यह एक घर है, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान करना आदि। वित्तीय स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आप
जानते हैं कि अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करना है। इस श्रेणी में निवेश के बारे में सोचें। आप इस पैसे को सिर्फ बैंक में नहीं बचाते, आप इसका इस्तेमाल मुद्रास्फीति से बचाव के लिए और अपने पैसे को बढ़ाने के लिए निवेश करने के लिए करते हैं। यह वित्तीय नियोजन की कुंजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह पैसे को बढ़ाने में मदद करता है। मुद्रास्फीति एक पैसे का वायरस है जो आपके पैसे के मूल्य को कम कर देगा। इसके लिए एक मारक के रूप में निवेश का उपयोग करें। 5वां, व्यक्तिगत विकास। आपको लगातार खुद में सुधार करने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि छोटी उम्र के साथ आप इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते होंगे। इस आदत को जल्दी से शुरू करें और व्यक्तिगत विकास के लिए, भले ही यह एक छोटी राशि है, आवंटित करें। उदाहरण के लिए, पैसे और निवेश के प्रबंधन के बारे में पढ़ना जैसी सरल चीज। काम से जुड़ी किताबें आपके काम की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती है। ये सभी आपको एक बेहतर इंसान बनाने में काफी मदद करती है। आराम 6 नंबर पे है। बेशक आपको खुद को पुरस्कृत करना चाहिए। पैसे के लिए इतनी मेहनत करना और उसका आनंद न ले पाना कोई समझदारी नहीं है। हालांकि इस पैसे का संयम से इस्तेमाल करें। कुछ पैसे मौज मस्ती के लिए भी रखें, वीकेंड की छुट्टियां, फिल्में या सालाना यात्राएं। दान। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। आपको यह जानना होगा कि आप वास्तव में धन्य हैं, और कृतज्ञता दिखाने का एक तरीका यह है कि आप जो पैसा कमाते हैं उसे दान करें। अमीर वे हैं जो दान दे सकते हैं, क्योंकि जो गरीब है उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। बेशक इस लेख के उद्देश्य के लिए मैं पैसे देने की बात करता हूँ, लेकिन आप इससे आगे जाकर अपना समय और ऊर्जा दे सकते हैं। फ्रेंड्स, 1.8 में अब हम सारांश देखते हैं कि अभी जो आर्टिकल हमने पढ़ के सुनाया है आपको और आपने इतने ध्यान से सुना, तो उसका सारांश क्या होता है। व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन व्यक्तिगत आर्थिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपने पैसे का प्रबंधन करने की प्रक्रिया है। यह नियोजन प्रक्रिया आपको अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। प्रत्येक व्यक्ति, परिवार या घर की एक अनूठी वित्तीय स्थिति होती है, और इसलिए किसी भी वित्तीय गतिविधि की विशिष्ट आवश्यकताओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध किया जाना चाहिए। एक व्यापक वित्तीय योजना आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है और भविष्य की जरूरतों और संसाधनों के बारे में अनिश्चितता को कम करके आपकी संतुष्टि को बढ़ा सकती है। व्यक्तिगत विनिमय नियोजन प्रक्रिया ISO 6 चरणीय प्रक्रियाओं के अनुसार है, जो इस प्रकार है। पहली, अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का निर्धारण। दूसरी, वित्तीय लक्ष्य विकसित करना। तीसरी, वैकल्पिक कार्यवाही की पहचान करना। चौथी, विकल्पों का मूल्यांकन करना। पांचवी, वित्तीय कार्य योजना बनाना और उसका क्रियान्वयन करना। और छठी, योजना का पुनर्मूल्यांकन एवं संशोधन करना। वित्तीय योजनाकार या व्यक्तिगत वित्तीय योजनाकार एक पेशेवर होता है जो लोगों को उचित योजना के माध्यम से विभिन्न व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने में मदद करता है, जिसमें शामिल है नकदी प्रवाह, शिक्षा योजना, सेवानिवृत्ति योजना, निवेश योजना, जोखिम प्रबंधन और बीमा योजना, कर योजना, संपत्ति योजना और व्यवसाय उत्तराधिकार योजना व्यवसाय मालिकों के लिए। फ्रेंड्स, सारांश यहाँ पे खत्म होता है, और इस के बाद हम देखते हैं कीवर्ड्स। कौन कौन से कीवर्ड्स जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण शब्द है हमारे जानकारी में आए हैं, तो उन सब शब्दों को, उन वर्ड्स को एक बार हम फिर से दोहराते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है वित्तीय योजनाकार। एक वित्तीय योजनाकार या व्यक्तिगत वित्तीय योजनाकार एक अभ्यासरत पेशेवर है जो लोगों को विभिन्न व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन मुद्दों से निपटने में मदद करता है। वित्तीय योजना, वित्तीय नियोजन आपके वित्त के उचित प्रबंधन के माध्यम से अपने जीवन लक्ष्य को पूरा करने की प्रक्रिया है। व्यक्तिगत वित्तीय योजना,
व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन को मोटे तौर पर किसी व्यक्ति के वित्तीय लक्ष्यों, जीवन के उद्देश्यों और जीवन की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने की प्रक्रिया तथा उसके संसाधनों, जोखिम प्रोफाइल और वर्तमान जीवन शैली पर विचार करने के बाद उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक संतुलित और यथार्थवादी योजना का विवरण तैयार करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। अभी फ्रेंड्स कुछ समीक्षा प्रश्न हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको, आप अपने समीक्षा कीजिएगा। अब ये प्रश्न का आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, अभी क्या समझा है आपने, और यदि प्रश्न का जवाब नहीं निकल के आते हैं तो वीडियो को फिर से देखिएगा, सारी चीज़ों को समझिएगा, सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बनी रहे, क्लियर हो जाए। दोस्तों, तो पहला सवाल है, व्यक्तिगत वित्तीय योजना क्या है। सेकंड नंबर पे है, हर किसी को व्यक्तिगत वित्तीय योजना क्यों बनानी चाहिए। तीसरा सवाल है, व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन के लाभों पर चर्चा करें। फिर व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन के प्रमुख लाभों की सूची बनाइए। व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन में शामिल विभिन्न चरण क्या है। वित्तीय योजनाकार को परिभाषित करें। वित्तीय योजनाकार के कार्य क्या है। 7 नंबर पर है, वित्तीय योजना क्या है, वित्तीय योजना कौन बना सकता है। 8वें सवाल है, वित्तीय नियोजन प्रक्रिया के इनपुट और आउटपुट क्या है। 9वें सवाल है, अपने वित्त का प्रबंधन करने के लिए एक वित्तीय योजनाकार या सलाहकार को नियुक्त करना हमेशा बेहतर होता है, चर्चा करें। 10वां सवाल है, वित्तीय योजनाकार को नियुक्त करने के पीछे क्या उद्देश्य है। 11वां है, अच्छी वित्तीय योजना की विशेषताएं क्या है। दोस्तों, इन सब सारे सवालों का जवाब भी यहाँ पे हाजिर है। अभी पहले का जवाब है प्रमाणित वित्तीय योजनाकार, दूसरा का है आर्थिक संतुष्टि, तीसरे का आंसर है निजी वित्तीय योजना, चौथे का आंसर है जोखिम लेने की आपकी इच्छा, 5वें का आंसर है वित्तीय योजना, 6ठा का आंसर है सत्य, 7वें का आंसर है असत्य, 8वें का आंसर है असत्य। एंड 1.11 में दोस्तों है कि आगे हम बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं कि इस आर्टिकल में और क्या क्या चीजें हम सीख सकते हैं। इस वीडियो के इस भाग में हम पहुंच चुके हैं इकाई 2 में, और यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे धन का समय मूल्य। हम सीखेंगे इसमें धन के समय मूल्य। और सबसे पहले दोस्तों, इस धन के समय मूल्य के जो चैप्टर में हम आपको इसका उद्देश्य के बारे में बताते हैं, तो उद्देश्य का परिचय कराते हैं। 2.1 में हम सीखेंगे धन के समय मूल्य का अर्थ। 2.2 में हम समझेंगे मूल्यांकन अवधारणाएं या तकनीकें। 2.3 में सीखेंगे यौगिक मूल्य अवधारणा। 2.3.1 में सीखेंगे एकाधिक चक्रवृद्धि अवधि। 2.3.2 नकदी प्रवाह की श्रृंखला का भावी मूल्य। 2.3.3 वार्षिकी चक्रवृद्धि राशि। 2.4 छूट या वर्तमान मूल्य अवधारणा। 2.4.1 नकदी प्रवाह की एक श्रृंखला का वर्तमान मूल्य। 2.4.2 वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। 2.5 बॉन्ड या डिबेंचर का मूल्यांकन। 2.6 कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग मूल्य अवधारणाओं के व्यवहारिक निहितार्थ। 2.6.1 परिवर्तनशील चक्रवृद्धि अवधि। 2.6.2 चक्रवृद्धि वृद्धि दर की गणना। 2.6.3 नकदी प्रवाह की श्रृंखला का चक्रवृद्धि भविष्य मूल्य वार्षिकी। 2.6.4 वार्षिकी का चक्रवृद्धि मूल्य सम नकदी प्रवाह। 2.6.5 देय वार्षिकी का चक्रवृद्धि मूल्य दोहरीकरण अवधि। 2.8 दोगुना होने की अवधि के मामले में प्रभावी ब्याज दर। 2.9 वर्तमान मूल्य। 2.9.1 नकदी प्रवाह की एक श्रृंखला का वर्णन वर्तमान मूल्य। 2.9.2 में हम सीखेंगे देय वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। 2.10 में सीखेंगे प्रभावी बनाम नाममात्र दर।
2.11 में सीखेंगे डूबती निधि कारक। 2.11.1 में सीखेंगे शाश्वतता का वर्तमान मूल्य। 2.12 में सीखेंगे ऋण परिशोधन। 2.12.1 में सीखेंगे बढ़ती वार्षिक का वर्तमान मूल्य। 2.2.2 में सीखेंगे छोटी छूट अवधि। 2.13 में सीखेंगे फिर से सारांश, जो भी आर्टिकल हमने देखा है उसके सारा सारांश रहेगा। फिर 2.24 में कीवर्ड रहेगा। 2.15 में समीक्षा पत्र रहेंगे और उसके बाद से आगे और क्या क्या चीजें हम पढ़ सकते हैं, इन सब चीजों को हम सीखेंगे 2.16 में। फ्रेंड्स, आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले अभी जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो समझने जा रहे हैं, इसके पहले हम उद्देश्य पर एक नजर डालते हैं। फ्रेंड्स, इसके उद्देश्य में यह है, इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे। पहला है, धन के समय मूल्य की अवधारणा के बारे में जानें। धन के समय मूल्य की गणना की विभिन्न तकनीकों पर चर्चा करें, यह है दूसरा। तीसरा है, एकल उपयोग में धन के समय मूल्य की गणना करें। चौथा है, श्रृंखला में धन के मूल्य की गणना करें। फिर दोस्तों, सबसे पहले धन की जो समय मूल्य है इसका परिचय हम करते हैं। किसी भी व्यवसायिक उद्यम की तरह हर व्यक्ति अपनी संपत्ति और पैसे को अधिकतम करना चाहता है। इसके लिए उसे वित्त पोषण, निवेश और लाभांश पर उचित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। यह निर्णय लेते समय व्यक्ति को समय कारक को ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब जुटाई गई धनराशि पर ब्याज देना होगा, जब निवेश पर प्रतिफल प्राप्त होगा, क्या यह निरंतर आधार पर प्राप्त होगा या अन्यथा आदि। इन सब के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को विभिन्न मूल्यांकन अवधारणाओं के बारे में पता होना चाहिए, जैसे चक्रवृद्धि मूल्य अवधारणा, वार्षिकी अवधारणा, वर्तमान मूल्य अवधारणा आदि। ये सभी अवधारणाएं मूल रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि धन का समय मूल्य होता है। 2.1 अर्थ का समय, कीमत का धन। पैसे का समय के साथ मूल्य होता है। का मतलब है कि पैसे का मूल्य समय के साथ बदलता रहता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स, ये इसको सीखना समझना बहुत ही जरूरी है। ये अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसा होता है, लेकिन हमें समझ में आता नहीं, हमें काफी लंबे अंतराल के बाद ही समझ में आता। फिर से इसको दोहराते हैं दोस्तों, जैसा है कि पैसे का समय के साथ मूल्य होता है। का मतलब है कि पैसे का मूल्य समय के साथ बदलता रहता है। आज 1 रुपये का मूल्य 1 साल के बाद मूल्य से अलग है। निम्नलिखित कारणों से धन का समय मूल्य होता है। फ्रेंड्स, आमतौर पर लोग भविष्य की खपत की अपेक्षा वर्तमान खपत को प्राथमिकता देते हैं। एक निवेशक आज प्राप्त 1 रुपये को लाभप्रद रूप से नियोजित कर सकता है ताकि उसे कल या एक निश्चित समयावधि के बाद उच्च मूल्य प्राप्त हो सके। मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था में आज प्राप्त धन की क्रय शक्ति भविष्य में प्राप्त होने वाले धन की तुलना में अधिक होती है। हाथ में एक पक्षी जंगल में 2 पक्षियों के बराबर है। फ्रेंड्स, बड़ी ही उपयोगी बात है, यहाँ पे समझे। हाथ में एक पक्षी जंगल में 2 पक्षियों के बराबर है। इस कथन का तात्पर्य है कि लोग आज के 1 रुपये को भविष्य में 1 रुपये से अधिक मूल्यवान मानते हैं। मान लीजिए 1 साल बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि भविष्य के साथ अनिश्चितता जुड़ी हुई है। इस प्रकार धन के समय मूल्य की अवधारणा के पीछे मूल सिद्धांत यह है कि आज प्राप्त धन राशि का मूल्य कुछ समय बाद प्राप्त धनराशि से अधिक होता है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये अभी या बाद में प्राप्त करने का विकल्प दिया जाता है, 6 महीने बाद वो 10,000 रुपये खरीदना पसंद करेगा। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आज वह इस पैसे से 6 महीने के बाद मिलने वाली समान मूल्य से ज्यादा सामान खरीदने की स्थिति में हो सकता है।
धन का समय मूल्य या धन की समय वरीयता वित्त में केंद्रीय विचारों में से एक है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण विचार नहीं होता है। यह निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि धन के समय मूल्य कैसे होता है। एक परियोजना के लिए 1 लाख रुपए के प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता है। इससे लाभ मिलने की उम्मीद है 20,000 रुपये प्रति वर्ष का रिटर्न प्रत्येक वर्ष के अंत में 6 वर्षों के लिए। इस प्रकार परियोजना में 0 वर्ष में 1 लाख रुपए का नकदी प्रवाह और 6 वर्षों की प्रति वर्ष 20,000 रुपये का नकदी प्रवाह शामिल है। यह तय करने के लिए कि परियोजना को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए, यह आवश्यक है कि 6 वर्षों के प्रति वर्ष प्राप्त नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता लगाया जाए और 1,000 रुपये के शुरुआती निवेश के साथ तुलना की जाए। फर्म परियोजना को तभी स्वीकार करेगी जब वांछित ब्याज दर पर नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य कम से कम 1 लाख रुपए के शुरुआती निवेश के बराबर हो। भाग 2.2 में हम समझेंगे दोस्तों मूल्यांकन अवधारणाएं या तकनीकें। धन का समय मूल्य का तात्पर्य है कि आज प्राप्त 1 रुपये के लिए प्रति व्यक्ति को भविष्य में आधुनिक भुगतान करना पड़ेगा तथा भविष्य में 1 रुपया पाने के लिए व्यक्ति आज कम स्वीकार कर सकता है। उपरोक्त कथन 2 अलग अलग अवधारणाओं से संबंधित है। यौगिक मूल्य अवधारणा, दूसरा है छूट या वर्तमान मूल्य अवधारणा। 2.3 भाग में हम सीखेंगे मिश्रण कीमत अवधारणा। दोस्तों, इस अवधारणा में प्रारंभिक मूल राशि पर अर्जित ब्याज चक्रवृद्धि अवधि के अंत में मूल राशि का हिस्सा बन जाता है। वर्षों की संख्या में वृद्धि होती है, जैसे कि 10, 20 या उससे अधिक। तो इस सूत्र द्वारा गणना करना बहुत समय लेने वाला हो सकता है। ऐसे मामलों में गणना संबंधी प्रयासों को बचाने के लिए यौगिक मूल्य तालिका का उपयोग किया जा सकता है। यह तालिका L और N के संयोजन की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए N वर्षों के बाद 1 का यौगिक मूल्य देती है। उदाहरण के लिए उपरोक्त उदाहरण में 3 वर्ष के अंत में 10% प्रति वर्ष की दर से 1 का चक्रवृद्धि मूल्य 1.331 दिया गया है। इसलिए 1,000 का चक्रवृद्धि मूल्य होगा 1,000 × 1.331 = 1331। फ्रेंड्स, अब आत्म मूल्यांकन का सेक्शन चालू होता है और यहाँ पे हम सब लोग अपना आत्म मूल्यांकन करें कि हमने अभी तक जो आर्टिकल सीखा है उससे हम क्या सीखे हैं। अब अपने क्वेश्चन को अपने पेपर पर लिख सकते हैं और बाद में जब आप आंसर बताएंगे उसे टैली कर सकते हैं। रिक्त स्थान भरें। साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PO विदिन ब्रैकेट L विदिन ब्रैकेट डैश डैश डैश। यहाँ पे आपको अपने आंसर को भर के रखना है और जब हम आंसर नीचे बता रहे हैं तो उसे टैली करना है। यदि आंसर सही है वेल एंड गुड, आपने काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग की है। और यदि आंसर गलत निकलता है तो आपको एक बार फिर से इस भाग आर्टिकल के इस भाग को पढ़ने की जरूरत है। फ्रेंड्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन, लाभांश पूंजीकरण दृष्टिकोण के अनुसार लाभांश का भुगतान डैश किया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, वार्षिक एक धारा है डैश वार्षिक बहता है। फोर्थ नंबर, डैश एक निश्चित अवधि में ऋण का पुनर्भुगतान। 5 नंबर, ब्याज की नाम मात्र दर और डैश प्रति वर्ष बराबर है। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं 2.1.3 में और यहाँ पे पढ़ेंगे विभिन्न कंपाउंडिंग काल, मतलब अलग अलग समय कंपाउंडिंग का जो होता है उसके बारे में इस चैप्टर में हम सीखेंगे फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ब्याज को साल में 1 से ज़्यादा बार भी चक्रवृद्धि किया जा सकता है। ऊपर दिए गए गुणक मान की गणना के लिए तर्क को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के मामले में ब्याज का भुगतान साल में 2 बार किया जाता है, लेकिन वार्षिक दर से आधा। इसी तरह तिमाही चक्रवृद्धि के मामले में
ज़्यादा दर प्रभावित रूप से वार्षिक दर का 1.4 होती है और 4 वर्ष होते हैं। मूविंग टू 2.3.3 मिश्रण जोड़ एक वार्षिकी। वार्षिकी समान वार्षिक नकदी प्रवाह की एक धारा है। वार्षिकी में नियमित आवधिक योगदान या निश्चित राशि की प्राप्ति के आधार पर गणना शामिल होती है। वार्षिकी एक ऐसी विधि है जिसमें नियमित और समान भुगतानों की एक श्रृंखला के माध्यम से एक मुश्त धनराशि एकत्रित की जाती है तथा इसके विपरीत एक मुश्त धनराशि को नियमित और समान भुगतानों की एक श्रृंखला के माध्यम से समाप्त किया जाता है। धनराशि को वार्षिकीकृत करने का अर्थ है उस धनराशि को मासिक आय की श्रृंखला में परिवर्तित करना, जैसे कि मासिक सेवानिवृत्ति आय प्रवाह का सृजन करना। में शामिल गणित को समझने के लिए आपको सरल और चक्रवृद्धि ब्याज की मूल बातें समझनी चाहिए। इस प्रक्रिया में मूल्य और समय तथा ब्याज दर की परस्पर क्रिया शामिल होती है। चित्रण 4। श्री रमेश अपने बचत खाते में 45 वर्षों तक हर वर्ष के अंत में 2000 रुपये जमा करते हैं, जिस पर वार्षिक रूप से 5% ब्याज मिलता है। 5वें वर्ष के अंत में उनके पास कितनी धनराशि होगी, यह निर्धारित करें। समाधान। दोस्तों, इस तालिका में हम देख सकते हैं हर वर्ष के हिसाब से उनकी धनराशि किस तरह बढ़ती है और 5वें वर्ष के अंत में उनकी धनराशि 11,054 रुपये के करीब पहुंच रही है। फ्रेंड्स, 2000 का सामान्य गुणनखंड ज्ञात करना। फ्रेंड्स, जैसे अभी हम फॉर्मूले से सीखेंगे कि 2000 का सामान्य गुणनखंड क्या होता है। तो इक्वल टू 2000 1.2.16 प्लस इस तरह से समान गुणांक जो निकल के आता है 11,054 होता है। उपरोक्त उदाहरण दर्शाता है कि वार्षिकी की राशि ज्ञात करने के लिए वार्षिक राशि को उचित चक्रवृद्धि ब्याज कारकों के योग से गुणा किया जाना चाहिए। इस तरह की गणना एल और एन की एक विशेष श्रृंखला के लिए उपलब्ध है। उदाहरण 3 के वार्षिकी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें 5 वर्षों के लिए 5% कॉलम और पंक्ति को देखना होगा और कारक y वार्षिकी राशि 2000 से गुणा करना होगा। तालिका से हम पाते हैं कि 5 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में जमा किए गए 1 रुपये की वार्षिकी की राशि 5.526 है। इस प्रकार जब 2000 वार्षिकी ए से गुणा किया जाता है तो हम कुल राशि 11,052 पाते हैं। एकात्मक रूप से SN इक्वल टू इफ इंटू ए, जहाँ ए इक्वल टू वार्षिकी का मूल्य है, इफ इक्वल टू 1 रुपये की वार्षिकी की राशि के लिए उपयुक्त कारक को दर्शाता है। SN इक्वल टू वार्षिकी की चक्रवृद्धि राशि को दर्शाता है। वार्षिकी तालिका निवेश बैंकिंग के क्षेत्र में महान नवाचार है, क्योंकि वे मार्गदर्शन करता है। जमाकर्ताओं और निवेशकों को बताया जाता है कि वर्षों की संख्या n के लिए भुगतान की गई राशि x एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। चित्रण: वार्षिकी का चक्रवृद्धि मूल्य ज्ञात कीजिए जब 25,000 के 3 बराबर वार्षिकी भुगतान एक खाते में जमा किए जाते हैं जो 7% चक्रवृद्धि ब्याज देता है। समाधान: वार्षिकी तालिका में चक्रवृद्धि मूल्य 3215 दिया गया है जब 1 रुपया 3 वर्षों तक 7% की दर से हर वर्ष दिया जाता है। इस प्रकार 2000 रुपये की वार्षिकी का चक्रवृद्धि मूल्य है SN इक्वल टू IF इंटू ए, SN इक्वल टू 3.2.15 इंटू 2000, SN इक्वल टू 6430। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं भाग 2.4 में और यहाँ पे हम सीख रहे हैं छूट या वर्तमान मूल्य अवधारणा। वर्तमान मूल्य की अवधारणा धन की राशि या श्रृंखला की भुगतान की श्रृंखला के विपरीत बिल्कुल विपरीत है, जबकि वर्तमान मूल्य अवधारणा के मामले में हम धन के समय मूल्य के लिए समायोजित वर्तमान मूल्य या भविष्य के भुगतान किस्त या भुगतान की श्रृंखला का अनुमान लगाते हैं। वर्तमान मूल्य दृष्टिकोण का आधार यह है कि निष्क्रिय पड़े पैसे के लिए अवसर लागत मौजूद है, यानी पैसे पर ब्याज दर कमाया जा सकता है। इस रिटर्न को
छूट दर कहा जाता है। सावधान, अलर्ट का सिंबल है फ्रेंड्स, यहाँ पे है सकारात्मक ब्याज दर होने पर भविष्य के रुपये का वर्तमान मूल्य हमेशा कम रहेगा। वर्तमान मूल्य ज्ञात करने की तकनीक को डिस्काउंटिंग कहा जाता है। n वर्षों के बाद उसका जो मूल्य सूत्र रहेगा वो करीब इस प्रकार है। PB इक्वल टू A विद इन ब्रैकेट 1 प्लस L क्लोज ब्रैकेट AN। कहाँ PB इक्वल टू मूल राशि जिसे निवेशक वर्तमान में छोड़ने को तैयार है, इक्वल टू ब्याज दर, A इक्वल टू अवधि N राशि अंत में N इक्वल टू वर्षों की संख्या। इस सूत्र के साथ हम सीधे राशि की गणना कर सकते हैं। कोई भी जमाकर्ता वर्तमान में समय वरीयता दर या X% की छूट दर के साथ त्याग करने को तैयार होगा। उदाहरण, यदि जमाकर्ता श्री X को 1 वर्ष के बाद 10% की दर से 1100 रुपये मिलने की उम्मीद है, तो वर्तमान में उसे जो राशि छोड़नी होगी उसकी गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। PB A 1 × M × N। इसी प्रकार N वर्षों के अंत में अंतर्वाह की राशि का वर्तमान मूल्य गणना किया जा सकता है। भाग 2.4.1 में हम अब सीख रहे हैं उपस्थित कीमत का A श्रृंखला का नकद प्रवाह। किसी व्यावसायिक परिस्थिति में यह बहुत स्वाभाविक है कि किसी फर्म द्वारा प्राप्त रिटर्न कई वर्षों में फैले होते हैं। अभी किया गया निवेश एक निश्चित समय अवधि में रिटर्न प्राप्त कर सकता है। हर व्यवसायी यह जानना चाहेगा कि क्या अभी निवेश करना या एक निश्चित राशि को छोड़ना उचित है, क्योंकि उसे कई वर्षों में मिलने वाले रिटर्न की उम्मीद है। यह निर्णय लेने के लिए उसे कुल प्रत्याशित भविष्य के रिटर्न को उस वर्तमान राशि के बराबर करना होगा जिसे वह त्यागने जा रहा है। भविष्य की रिटर्न श्रृंखला के वर्तमान मूल्य का अनुमान, प्रत्येक अपेक्षित प्रवाह का वर्तमान मूल्य की गणना की जाएगी। नकदी प्रवाह की श्रृंखला का वर्तमान मूल्य निम्नलिखित द्वारा दर्शाया जा सकता है। हालांकि एक परियोजना में नकदी प्रवाह और परिवाह की एक श्रृंखला शामिल हो सकती है। उपरोक्त समीकरण द्वारा प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना एक कठिन समस्या है, इसलिए वर्तमान मूल्य तालिका का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि धन का मूल्य 10% अर्थात छूट कारक मानते हुए आपको अगले 4 वर्षों में प्राप्त होने वाले भावी नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य ज्ञात करना होगा। वर्ष 1 1000, वर्ष 2 2000, वर्ष 3 3000 और वर्ष 4 4000। यह आपका नगद प्रवाह और समाधान इसका है जो है कुछ इस तरह निकल के आ रहा है। नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य आप देख पा रहे हैं। नकदी प्रवाह की श्रृंखला का वर्तमान मूल्य 7546 निकल के आ रहा है। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के भाग 2.4.2 में, जहाँ पे हम सीख रहे हैं उपस्थित कीमत का एक वार्षिकी। उपरोक्त मामले में नकदी प्रवाह की मिश्रित धारा थी। एक व्यक्ति या जमाकर्ता को कई वर्षों तक केवल स्थिर रिटर्न मिल सकता है। इसका मतलब है कि नकदी प्रवाह राशि में बराबर है। वार्षिकी के वर्तमान मूल्य का पता लगाने के लिए हम प्रत्येक नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पा सकते हैं या वार्षिकी तालिका का उपयोग कर सकते हैं। वार्षिकी तालिका वर्षों की संख्या n पर ब्याज दर R के लिए 1 रुपये की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य देती है। चित्रण में हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। इस चित्रण में हम देखेंगे 4 वर्षों के लिए प्रति वर्ष प्राप्त 500 रुपये की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य परिकलित करें जब छूट कारक 10% है। समाधान इसका हम देखते हैं। वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 500 रुपये और कुछ टेबल इस तरह से होता है जो कि नकदी प्रवाह के श्रृंखला के वर्तमान मूल्य 1585 रुपये निकल के आता है 4 वर्षों के बाद। दोस्तों, इसका मूलतः अर्थ है वर्तमान मूल्य कारकों को जोड़ना और उसे 500 रुपये से गुणा करना, यानी 3.17 × 500 = 1585। अभी हम देख रहे हैं उपस्थित कीमत का A लगातार वार्षिकी।
एक व्यक्ति अपने निवेश का वर्तमान मूल्य जानना चाह सकता है क्योंकि उसे हर साल एक समान रिटर्न मिल रहा है। इस तरह की वार्षिकी जो हमेशा के लिए चलती है उसे सदाबहार कहा जाता है। एक सतत वार्षिकी का वर्तमान मूल्य केवल ए को ब्याज या छूट दर से विभाजित करके ज्ञात किया जा सकता है, जिसे प्रतीकात्मक रूप से A/I के रूप में दर्शाया जाता है। मैं दोस्तों एक केस स्टडी और आ रही है। प्रिंसिपल श्री भरत हर साल एक उत्कृष्ट छात्र के लिए 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति शुरू करना चाहते हैं। वह निवेश का वर्तमान मूल्य जानना चाहते हैं जिससे 10% छूट पर 5,000 रुपये का लाभ होगा। Proceeding further in the video because too much numerical is happening, so it will lose its interest. So अभी हम थ्योरीज पे कंटिन्यू करते हैं और हम बढ़ चुके हैं भाग 2.5 में। 2.5 में हम सीखेंगे बॉन्ड या डिबेंचर का मूल्यांकन। इसका अर्थ है बॉन्ड या डिबेंचर उधारकर्ता द्वारा जारी किया गया दीर्घकालिक ऋण का एक साधन है। बॉन्ड या डिबेंचर के मूल्यांकन की तकनीक। बॉन्ड या डिबेंचर का मूल्य आमतौर पर पूंजीकरण तकनीक के रूप में जानी जाने वाली तकनीक के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। किसी बॉन्ड या डिबेंचर के वर्तमान मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया को दो शीर्षकों के अंतर्गत माना जा सकता है। एक, जब कोई बॉन्ड या डिबेंचर प्रतिदेय हो अर्थात निश्चित परिपक्वता अवधि। दो, जब कोई बॉन्ड या डिबेंचर अप्रतिदेय हो अर्थात कोई निश्चित परिपक्वता अवधि न हो। उपस्थित कीमत का एक प्रतिदेय गहरा संबंध या ऋण पत्र। जब कोई बॉन्ड या डिबेंचर मोचनीय होता है तो उसके वर्तमान मूल्य का निर्धारण उसके भावी नकदी प्रवाह का अनुमान लगाकर तथा फिर अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को उचित पूंजी दर या छूट दर पर छूट देकर किया जा सकता है। बॉन्ड या डिबेंचर से अनुमानित नकदी प्रवाह में भविष्य के ब्याज भुगतान के साथ साथ मूलधन की चुकौती भी शामिल होती है। बॉन्ड या डिबेंचर से नकदी प्रवाह को छूट देने के लिए लागू की जाने वाली उचित पूंजीकरण दर या छूट दर बॉन्ड या डिबेंचर से जुड़े जोखिम पर निर्भर करेगी। यदि जोखिम कम है तो कम छूट दर लागू की जाएगी। दूसरी ओर यदि जोखिम ज्यादा है तो उच्च छूट दर लागू की जाएगी। बॉन्ड या डिबेंचर का वर्तमान मूल्य जानने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जा सकता है, यह मानते हुए कि बॉन्ड की परिपक्वता 4 वर्ष है। फ्रेंड, सूत्र यहाँ दिया गया है, आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं, लिख सकते हैं और इसको अमल में ला सकते हैं अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के लिए। तो मूल्यांकन सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं दोस्तों। सत्य या असत्य बताएं। 6 नंबर, वर्तमान उपयोग धन की समय वरीयता का एक कारण है। 7 नंबर, चक्रवृद्धि मूल्य और भावी मूल्य दोनों समान है। 8 नंबर, दोहरा अवधि ज्ञात करने के लिए 2 नियम उपलब्ध है। 9 नंबर, एकल अवधि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रभावी ब्याज दर नाममात्र ब्याज दर से अधिक होती है। 10 नंबर, नियम 73 दोहरीकरण अवधि के नियमों में से एक है। 11, पूंजी ब्याज दर की लागत के लिए रिटर्न की दर और छूट दर कारक की आवश्यकता होती है। सभी का उपयोग नकदी प्रवाह के पीबी की गणना के लिए किया जाता है। 12, जैविक वृद्धि दर का सूत्र VO (1 + R) VN है। 13 नंबर, असमान नकदी प्रवाह की श्रृंखला को वार्षिकी कहा जाता है। 14 नंबर, 0.35 + 69/L वह सूत्र है जिसका उपयोग शाश्वतता के वर्तमान मूल्य की गणना के लिए किया जाता है। 15 नंबर, शाश्वतता के भावी मूल्य की गणना करने के लिए नकदी प्रवाह को ब्याज प्रतिशत दर से विभाजित किया जाता है। 2.6, चक्रवृद्धि और छूट मूल्य के व्यवहारिक निहितार्थ अवधारणाओं। चित्रण 11, मान लीजिए
कि आज आपके पास 10 लाख रुपए है और आप इसे एक वित्तीय संस्थान में जमा करते हैं जो आपको 5 वर्ष की अवधि के लिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। दिखाए कि जमा राशि में किस प्रकार वृद्धि होगी। तो दोस्तों, इस चित्रण का, इस समस्या का समाधान आप नीचे देख रहे हैं। तो ये समाधान कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है। कृपया आप इस समाधान के फिगर को बढ़िया से समझ लीजिए। टोटल फिगर निकल के आ रहा है 14,69,000 आ रहा है, जो एक अच्छा ही निवेश दिख रहा है फ्रेंड्स। 8% ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए ₹1 का चक्रवृद्धि मूल्य तालिका देखें। वेरी गुड। So moving forward in the next part of the video is 2.6.1। इसमें हम सीख रहे हैं चर कंपाउंडिंग काल। 6% ब्याज दर की 40,000 रुपये की जमा राशि 10 वर्षों में कितनी बढ़ेगी, ये निकाल के देना है और इसका समाधान यहाँ है। So it will become 72,240 फ्रेंड्स। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं वीडियो के भाग 2.7 में और इस भाग में हम देखेंगे दोहरीकरण अवधि। दोगुना होने की अवधि वह समय है जो किसी निश्चित ब्याज दर पर निवेश की गई राशि को दोगुना करने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि आप 6% ब्याज दर पर 10,000 रुपये जमा करते हैं और राशि को दोगुना होने में 12 वर्ष लगते हैं। 6% पर ₹1 के लिए चक्रवृद्धि मूल्य तालिका देखें जब तक कि आप 2 के सबसे करीबी मूल्य को न पा लें। दोहरीकरण अवधि की गणना 2 नियमों को अपनाकर की जा सकती है, अर्थात नियम 72, दोगुना होने की अवधि जानने के लिए 72 को ब्याज दर से भाग दिया जाता है। दोगुना होने की अवधि DP डिवाइडेड 72 इंटू I। फ्रेंड्स, अब सीखते हैं दोगुना होने की अवधि के मामले में प्रभावी ब्याज दर। कभी कभी निवेशकों को इस बात पर संदेह हो सकता है कि कोई वित्तीय संस्थान निवेशित वर्षों के अंत में दोगुनी राशि का भुगतान करता है, तो प्रभावी ब्याज दर क्या होगी। प्रभावी ब्याज दर को निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके परिभाषित किया जा सकता है। नियम 72 के मामले में ERI इक्वल टू 72% दोहरीकरण अवधि DP, जहां ERI इक्वल टू प्रभावी ब्याज दर, DP इक्वल टू दोहरीकरण अवधि। एक वित्तीय संस्थान जनता के लिए एक प्रस्ताव लेकर आया है जिसके अनुसार संस्थान 8 वर्ष के अंत तक संस्थान में निवेश की गई राशि का दोगुना भुगतान करेगा। श्री A, जो जमा करने में रुचि रखते हैं, जानना चाहते हैं कि संस्थान द्वारा दी जाने वाली ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी, गणना करें। तो फ्रेंड्स, उसकी गणना कुछ इस तरीके से हो जा रही है। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट से आप पहुंच चुके हैं और यह है 2.12 जिसमें है ऋण मुक्ति। ऋण बाहरी लोगों से ब्याज पर ली गई राशि है जिसे एक निश्चित अवधि, एक मुश्त या किस्तों में चुकाया जाना होता है। ऋण की चुकौती को परिशोधन के रूप में जाना जाता है। यह वित्तीय प्रबंधन ऋण ले सकता है और वह ब्याज सहित पूरी ऋण राशि चुकाने के लिए हर साल चुकाई जाने वाली समान किस्तों की राशि जानने में रुचि रख सकता है। किस्तों की गणना निम्न सूची से किया जा सकता है। ये सूत्र है जिस हिसाब से किस्तों की गणना किया जा सकता है, या ये इस नीचे वाले सूत्र के हिसाब से गणना किया जा सकता है। दोस्तों, अब एक एग्जाम्पल 30 में हम देखते हैं ABC कंपनी ने विस्तार कार्यक्रम के लिए IDBI से 7% वार्षिक दर पर 10 लाख का ऋण लिया। यह राशि 6 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। प्रति किस्त की गणना करें तो इस हिसाब से प्रति किस्त जो उसका निकल के आ रहा है दोस्तों, वो है 2,09,687 रुपये के हिसाब से वो किस्त निकल के आ रहे हैं। अभी है उपस्थित कीमत का बढ़ रहा है वार्षिक। बढ़ती वार्षिकी का मतलब है कि नकदी का प्रवाह जो एक निश्चित अवधि के लिए स्थिर दर से बढ़ता है। दूसरों में नकदी प्रवाह एक घटक दर से बढ़ता है। गणना में शामिल चरण है, क्या क्या है चरण दोस्तों, इसमें है नकदी प्रवाह की श्रृंखला की गणना करें। नकदी प्रवाह की श्रृंखला को दिए गए छूट कारक पर वर्तमान मूल्य में परिवर्तित करें।
बढ़ती वार्षिकी का कुल पीवी प्राप्त करने के लिए नकदी प्रवाह की श्रृंखला के सभी वर्तमान मूल्यों को जोड़ें। ये फॉर्मूला है आपके सामने, जिस हिसाब से आप नकदी प्रवाह को जोड़ सकते हैं फ्रेंड्स। नाउ एक एग्जाम्पल आ रहा है निकल के 31 में, जिसमें ये सवाल है कि XYZ रियल एस्टेट एजेंसी ने उनके एक अपार्टमेंट को 5 साल के लिए वार्षिक किराए पर दिया है 6 लाख रुपए, इस शर्त के साथ कि किराया हर साल 5% बढ़ेगा। यदि एजेंसी की अपेक्षित रिटर्न दर 14% है, अपेक्षित वार्षिक किराए का पीवी क्या है? समाधान उसका कुछ इस तरह है दोस्तों। पहले वर्ष में 6 लाख, दूसरे वर्ष में आप देख सकते हैं कि 6,30,000 हो रहा है, तीसरे वर्ष में 6,61,500 है, चौथे वर्ष में 6,94,525 है, और फिफ्थ ईयर में हो रहा है 7,29,303 प्लस 70.75। चरण 2 में वर्तमान मूल्यों की गणना करें। एनीवे द नेक्स्ट पॉइंट इज 2.12 प्लस 0.3 छोटा छूटकाल। आमतौर पर नकदी प्रवाह को साल में एक बार छूट दी जाती है, लेकिन कभी कभी नकदी प्रवाह को एक वर्ष से कम समय में छूट देनी पड़ती है, जैसे अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक या दैनिक। छोटी छूट अवधि के मामले में पीवी की गणना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य सूत्र कुछ इस प्रकार है। अब इस सूत्र को ध्यान से देखें दोस्तों, यदि आप चाहे तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही उपयोगी सूत्र है। एग्जाम्पल 32 में हम देखते हैं श्री ए को 4 वर्ष के अंत में 1 लाख रुपए मिलने की उम्मीद है। उनकी अपेक्षित रिटर्न दर 12% है और वह तिमाही छूट के साथ 1 लाख रुपए का पीवी जानना चाहते हैं। इसका जो समाधान है, जिसका जो सोल्यूशन है, कुछ इस हिसाब से निकल के आ रहा है फ्रेंड्स। तो ये आप समाधान देख सकते हैं। अभी कुछ और भी कॉमन एग्जाम्पल्स निकल के आ रहे हैं, जैसे जो इस प्रकार है। श्री ए प्रत्येक वर्ष के अंत में क्रमशः 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 और 6,000 जमा करते हैं। वह 5 वर्ष के अंत में अपनी जमा राशि का मूल्य 6% चक्रवृद्धि ब्याज दर से जानना चाहते हैं। दूसरा, एक उधारकर्ता तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 16% ब्याज दर की पेशकश करता है। आय की प्रभावी दर निर्धारित करें। तीसरा है 1 लाख रुपए का वर्तमान मूल्य क्या है जो 60 वर्षों के बाद प्राप्त होगा यदि निवेशक को 10% वार्षिक ब्याज की दर चाहिए। फ्रेंड्स, एक केस स्टडी हम देखते हैं जिसमें पैसे की कीमत की केस स्टडी दी गई है। इस केस स्टडी को समझते हैं। पैसे के समय मूल्य के सिद्धांत का अनुप्रयोग आपको ऋण, विभिन्न संयोजनों और बिंदुओं का उपयोग करके विकल्प, बंधक पर अंक एक भुगतान को संदर्भित करते हैं जो ऋण को सुरक्षित करने के लिए अग्रिम रूप से किया जाता है। एक एकल बिंदु कुल बंधक ऋण की राशि का 1% का भुगतान है। यदि आप 2 लाख रुपये उधार ले रहे हैं तो एक एकल बिंदु के लिए 2,000 रुपये का अग्रिम भुगतान करना होगा। जब आप वैकल्पिक बंधन का मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप अग्रिम भुगतान करके कम दर प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। इस तुलना में कर के बाद की तुलना शामिल नहीं होगी। जब करों पर विचार किया जाता है तो प्रभावी लागतें भुगतान किए गए ब्याज और ऋण पर बिंदुओं के परिशोधन से प्रभावित होती हैं। इस विश्लेषण के लिए आपको केवल कर पूर्व लागतों की तुलना करने की आवश्यकता होगी। Yield.com आपको वैकल्पिक बंधकों पर प्रभावी लागतों की तुलना करने की अनुमति देता है। आप 2,50,000 रुपये के बंधक के लिए 3 विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। मान लें कि बंधक दिसंबर 2006 में शुरू होगा। बंधक कंपनी आपको 30 साल के बंधक पर बिना किसी अंक के 6% की दर से पेशकश कर रही है। यदि आप 1.25 अंक का भुगतान करते हैं तो वे आपको 5.875% पर बंधक देने को तैयार है।
यदि आप 2 अंक का भुगतान करते हैं तो वे आपको 5.75% पर बंधक देने को तैयार हैं। प्रश्न निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को हम देखते हैं और अपना हम आंसर देंगे। अपने अपने आंसर आप लोग लिख के रख सकते हैं। पहला प्रश्न है 3 विकल्पों के अंतर्गत बंधन भुगतान क्या है। दूसरा प्रश्न है किस विकल्प की प्रवाही लागत सबसे कम है। प्रश्न है क्या आप बता सकते हैं कि प्रभावी लागत दर की गणना कैसे की जाती है। अब शुरू हो रहा है सारांश 2.13 भाग में। इस आर्टिकल का अब हम सारांश देख रहे हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा है, क्या जाना है, और उसका हम समरी यहाँ पे कर रहे हैं। पहला, धन के समय मूल्य का अर्थ है कि धन का मूल्य समय के साथ बदलता है। दूसरा, आज प्राप्त धनराशि कुछ समय बाद प्राप्त होने वाली धनराशि से अधिक मूल्यवान होती है। तीसरा, चक्रवृद्धि मूल्य अवधारणा में प्रारंभिक मूल राशि पर अर्जित ब्याज चक्रवृद्धि अवधि के अंत में मूल राशि का एक हिस्सा बन जाता है। चौथा, ब्याज को वर्ष में एक से अधिक बार भी संयोजित किया जा सकता है। पांचवा, किस्तों में पैसा निवेश करने वाला निवेशक n वर्षों के बाद अपनी बचत का मूल्य जानना चाह सकता है। इसे नकदी प्रवाह की श्रृंखला का भविष्य मूल्य कहा जाता है। वर्तमान मूल्य अवधारणा के मामले में हम धन के समय मूल्य के लिए समायोजित वर्तमान मूल्य का अनुमान लगाते हैं। दोस्तों, चैप्टर के लास्ट में अब हम देखते हैं कीवर्ड। 2.14 में कीवर्ड्स आते हैं जो मुख्य शब्द निकल के आए इस आर्टिकल में। उन शब्दों के बारे में हम एक बार फिर से दोहराते हैं, उसके बारे में हम सीखते हैं। उन शब्दों को आप नोट कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सबसे पहला शब्द जो निकल के आया है वो है वार्षिकी। यह समान वार्षिक नकदी प्रवाह की एक धारा है। दूसरा शब्द है नकदी प्रवाह। यह किसी व्यवसाय, परियोजना या वित्तीय उत्पाद में नकदी का आना जाना है। इसे आमतौर पर एक निश्चित सीमित समय अवधि के दौरान मापा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज, जब मूलधन में ब्याज जोड़ा जाता है तो उस क्षण से जो ब्याज जोड़ा गया वह ब्याज भी ब्याज अर्जित करता है। यौगिक मूल्य, प्रारंभिक मूलधन पर अर्जित ब्याज मूलधन का एक हिस्सा बन जाता है। एक चक्रवृद्धि अवधि का अंत। वर्तमान मूल्य अवधारणा के मामले में हम धन के समय मूल्य के लिए समायोजित भविष्य के भुगतान, किस्त या भुगतान श्रृंखला के वर्तमान मूल्य का अनुमान लगाते हैं। पैसे की कीमत धन का समय मूल्य है। यह है कि धन का मूल्य समय के साथ बदलता रहता है। अब इस आर्टिकल के लास्ट में कुछ समीक्षा प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप अपने नोटपैड में लिख सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं। यदि आपके आंसर क्लियरिटी है तो ये मान के चलिए कि आर्टिकल जो अभी एक्सप्लेन हुई है और आपने सुना है वो आर्टिकल आपने पूरी तरीके से समझ लिया है। यदि आपकी समझ कम बन पाई हो तो आप आर्टिकल को फिर से सुन सकते हैं, दोहरा सकते हैं और आप आंसर ढूंढने की कोशिश करें। तो सबसे पहला सवाल ये आ रहा है, श्री एक्स ने आज 5 वर्ष की अवधि के लिए 5% साधारण ब्याज पर बचत बैंक खाते में 1 लाख जमा किए। उनका संचित ब्याज कितना है। दूसरा आ रहा है, श्री एक्स ने आज 5 वर्ष की अवधि के लिए 40,000 रुपये निवेश किए। यदि उनकी अपेक्षित रिटर्न दर 10% है तो भविष्य के मूल्य की गणना करें। तीसरा सवाल है, मान लीजिए कि आप एक निवेश कंपनी में 1 लाख जमा करते हैं जो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10% ब्याज देती है। 5 वर्ष के अंत में कुल जमा राशि कितनी है। चौथा सवाल है,
इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में क्रमशः 2000, 3000, 4000, 5000 तथा 6000 अगले 5 वर्षों के लिए जमा करते हैं। 6% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5 वर्षों के अंत में वह अपनी जमा श्रृंखला का मूल्य कैसे जान सकते हैं। 5वें सवाल है, मान लीजिए आप 5 वर्षों से प्रत्येक वर्ष में जमा कर रहे हैं। जमा राशि 100, 200, 300, 400 और 500 क्रमशः। यदि आपको 7% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है और मान लें कि आपने प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में जमा किया है, तो अपनी जमा राशि का मूल्य परिकलित करें। 6वां सवाल, यदि आप आज 9% चक्रवृद्धि ब्याज पर 500 रुपये निवेश करते हैं, तो 60 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। सो फ्रेंड्स, हम सवाल को यहाँ पे दोहरा दे रहे हैं। पहले सवाल का आंसर है n, दूसरे सवाल का आंसर है हर साल, तीसरे सवाल का आंसर है बराबर, चौथे सवाल का आंसर है ऋण मुक्ति, 5वें सवाल का आंसर है ब्याज दर, 6ठे का जवाब है सत्य, 7वें का जवाब है सत्य, 8वें का जवाब भी है सत्य, 9वें का जवाब भी है असत्य, 10वें का जवाब है असत्य, 11वें सवाल का आंसर है सत्य, 12वें का है असत्य, 13वें सवाल का जवाब है आपका असत्य, 14वें का भी है असत्य और 15वें सवाल का जवाब भी है असत्य। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आर्टिकल आपने पूरी तरह से समझा है, और यदि आपके आंसर इन सारे आंसरों से मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि आपने आर्टिकल में बताई गई हर चीजें समझी है। और यदि आपका जवाब नहीं मैच कर रहा है, कुछ कम मैच कर रहा है, तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, आर्टिकल को फिर से पढ़िए और सारी चीजों को फिर से समझ के एक बार फिर से कोशिश करें अपने आंसर देने की। यदि आपका आंसर सही तरीके से आ रहा है तो फिर समझिए कि आपने बहुत अच्छा किया है। आपने पर्सनल फाइनेंस की चीजों को अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। आप सीखिए, पूरे परिवार को सिखाइए, अपने अड़ोस पड़ोस में भी लोगों को सिखाइए। फ्रेंड्स, तो ये आर्टिकल हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। हम बहुत जल्द ही इस पे दूसरी आर्टिकल लेके आएंगे। क्योंकि पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग सब्जेक्ट एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट होता है, तो उसे किसी एक का आर्टिकल में कंप्लीट करना मुश्किल काम है, इसलिए हम इसकी सीरीज लेके आ रहे होंगे। तो ये पहली सीरीज की हमारी थी, दूसरी सीरीज जल्द ही आएगी। फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। एंड वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।